अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू करती हूँ अक्स पार्ट 21। छुट्टी का दिन था। एहसान अहमद और मकबूल अहमद घर पर ही थे। घर की फ़िज़ा पर इन दिनों एक तकद्दुर सा छाया रहता था। एहसान अहमद ने अजीज़ा बेगम से बात करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। रात से अजीज़ा बेगम को बुखार चढ़ा हुआ था, जिसकी इतला बाप बेटे दोनों को ही थी। मकबूल अहमद ने रात ही को माँ के पास जाकर बात की थी। मामा, डॉक्टर के पास चलिए, रोशन ने बताया है कि आपको बुखार चढ़ा हुआ है। अजीज़ा बेगम ने तीखी निगाहों से बेटे को देखा और बोली, हाँ बेटे, अब तो रोशन ही तुम्हें ये भी बताएंगे कि तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हो गया, वरना तुम्हें कैसे मालूम होगा। मामा, आपकी ये तंज़िया बातें दिल दुखा देती है। पता नहीं आपको क्या हो गया है और आप क्या चाहती हैं। जो कुछ मेरे साथ हो गया है और हो रहा है मकबूल अहमद, रोज़े क़यामत इसका पूरा पूरा हिसाब तुम दोनों बाप बेटे को देना होगा। मैंने तो बड़ी वफ़ादारी से ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन तुम दोनों अब मेरे साथ जो सलूक कर रहे हो, इससे सारी ज़िंदगी की वफ़ादारी को आग लग गई है। ठीक है बेटे, अपनी दुनिया बसाओ। मेरी जन्नत में जो भूत घुस आया है, मैं उसका शिकार हो रही हूँ। पता नहीं आपको फ़रखंदा से क्या बैर है मामा, लेकिन बहरहाल ये समझ लीजिए कि वो मेरी बीवी है। हमें ज़िंदगी गुजारनी है पूरी की पूरी। तो जाओ बेटा, गुजारो ज़िंदगी। मेरे पास क्यों रस्म पूरी करने आ गए हो आज। मैं अब्बू से बात करूंगा मामा, कोई ना कोई हल तो निकलना ही चाहिए। अगर आप मुझे और फ़रखंदा को इस घर में नहीं देखना चाहती तो मुझे आपकी खुशी अजीज़ है। निकल जाऊंगा कहीं उसे लेकर, मकबूल अहमद ने कहा और बाहर निकल आया। फिर दूसरे दिन वो नाश्ते के बाद बाप के कमरे में पहुंच गया। एहसान अहमद अखबार पढ़ रहे थे। मकबूल अहमद गैर मुतवक्का तौर पर आया था, इसलिए अखबार रख कर उसे देखने लगे। मकबूल अहमद ने बैठकर कहा, पापा, घर की हालत जो कुछ हो रही है आप उसे देख रहे हैं। सिर्फ देख ही नहीं रहा मकबूल, बल्कि शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ। पापा, मेरा जहन भी बड़ा ख़राब हो गया है। आखिर ये सब क्या हो रहा है। मामा को बुखार आ गया है। रात को मैं पूछने गया तो मुझसे तंजिया गुफ्तगू शुरू कर दी। मैं चाहता था कि इनके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह का बंदोबस्त करूं। बिल्कुल ही आउट होकर रह गई हैं। और पापा, बातें भी कैसी उल्टी सीधी करने लगी है। नीलम बेचारी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने उन्हें चप्पलों से मारा है, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो क्वार्टर में पड़ी बुखार में तप रही थी। पता है पापा, बात क्या है, उन्हें फ़रखंदा से चिढ़ है। नीलम को फ़रखंदा के साथ बातचीत करते हुए देख लिया होगा, बस दिमाग पर चढ़ गई और उसके खिलाफ कहानियां गढ़ डाली। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई तो बाप बेटों ने चौंक कर बाहर की जानिब देखा। नीलम पानी का जग और गिलास लिए हुए अंदर दाखिल हो रही थी। उसका सर झुका हुआ था। दोनों को हैरत हुई। एहसान अहमद ने कहा, नीलम, पानी किसने मंगवाया था। क्या मकबूल अहमद तुमसे कहकर आए थे। नहीं बड़े सरकार, मैं खुद ही आपके पास आना चाहती थी। ये पानी लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि मेरे आने की कोई वजह बन सके। क्या मतलब, मकबूल अहमद ने ताजुब से पूछा। कुछ बातें करना चाहती हूँ आपसे, बड़े मालिक और छोटे मालिक। बात यह है कि हम मुलाजिम लोग हर हालत में अपने मालिक के वफादार होते हैं। मालिक चाहे हम पर निगाह करे या ना करे। बहुत सी चीज़ों को हम देखते हैं, सोचते हैं, बात भी करना चाहते हैं इस बारे में, मगर मालिक हिम्मत नहीं होती। क्या बात है नीलम, दरवाज़ा बंद करो। अच्छा हुआ कि तुम खुद आ गई। मेरे जहन में तुम्हारा ख्याल नहीं आया था, लेकिन मैं घर के हालात के बारे में जानना ज़रूर चाहता था। तुम मेरी मदद करो नीलम, मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है। साहब जी, हम अपने दिल की भड़ास निकाले देते हैं। इसके बाद आपका दिल चाहे तो जूते मार मार कर घर से बाहर निकाल दे, आपका हक है। बैठ जाओ, बताओ क्या बात है, एहसान अहमद ने कहा और नीलम नीचे फर्श पर बैठ गई। ऊपर बैठो। नहीं मालिक, हम अपनी जगह पहचानते हैं। मालिक, बुराई तो किसी की भी नहीं करेंगे। बड़ी बेगम साहिबा हमारे सर का ताज है। लेकिन हुआ यूँ मालिक के छोटी बेगम साहिबा की जब छोटे मालिक दिलजोई करने लगे तो बड़ी मालकिन से बर्दाश्त नहीं हो सका। वो छोटे मालिक की छोटी बेगम साहिबा से मोहब्बत को बुरी निगाह से देखने लगी। ऐसे मौक़ों पर हवा देने वाले सबसे बड़ा किरदार अदा करते हैं। आपके यहाँ आपकी एक रिश्तेदार आती है, दीदार खाला कहते हैं सब उन्हें। इस सारे मामले को बिगाड़ने वाली दीदार खाला ही है। नीलम ने आंखें झुकाए झुकाए कहा। एहसान अहमद ने चौंक कर मकबूल अहमद को देखा। मकबूल अहमद भी हैरानी से नीलम को देख रहा था। दीदार खाला ने क्या किया, एहसान अहमद ने पूछा। मालिक बड़ी मालकिन ने दीदार खाला को बताया कि किस तरह बहू ने बेटे को मुट्ठी में ले लिया है।
तो दीदार खाला ने कहा कि वो चुटकी बजाते ही इन दोनों में इख्तलाफ पैदा कर देगी। उनके पास एक बहुत बड़े आमिल मौजूद है जो बड़े बड़े काम कर दिया करते हैं। बस मालिक, ये खेल शुरू हो गया। दीदार खाला ने इस आमिल से जादू टोने कराए। बहुत सी रकम बड़ी मालकिन से उन्हें लेकर दी। मालिक, उन्होंने पानी पढ़कर दिया और बड़ी मालकिन ने हमें हुक्म दिया कि हम ये पानी थोड़ा थोड़ा छोटे मालिक को पिलाए। मालिक, हमने ये काम शुरू कर दिया। आजकल काला जादू चढ़कर बोलता है। जादू टोने करके ये उल्टे सीधे आमिल न जाने कितने घरों को तबाह कर चुके हैं और कर रहे हैं। असर हुआ छोटे सरकार पर, और छोटे सरकार छोटी बेगम से नफरत करने लगे। उन्हें खूब बुरा भला कहने लगे और दीदार खाला और बड़ी मालकिन की खूब दोस्ती हो गई। दोनों के दोनों इन आमिल साहब के पास आने जाने लगे। और मालिक, ये सब कुछ चलता रहा। एक बार न जाने क्या हुआ कि बेगम साहिबा ने हमसे कहा कि इसमें से ज़रा सा पानी अपने बड़े मालिक को भी पिला दो और 2-3 दिन तक पिलाओ। पता नहीं इसमें बेगम साहिबा की क्या मसलिहत थी, या फिर आमिल साहब ने दीदार खाला के ज़रिए ये पैगाम बड़ी मालकिन को भिजवाया था। हम तो हुक्म के बंदे हैं। हमने वो पानी आपको भी पिलाना शुरू कर दिया और नतीजा ये निकला कि आपका दिल बड़ी बेगम साहिबा से बिगड़ गया और उसके बाद घर के हालात ख़राब से ख़राब होते चले गए। मालिक, बहुत बड़ी बड़ी रकमें इन आमिल साहब को पहुंचाई जाती है और इसका ज़रिया दीदार खाला ही है। एहसान अहमद का चेहरा सुर्ख हो गया। उन्होंने थोड़ी देर तक खामोशी इख्तियार कर ली, फिर बोले, नीलम, तुमने हक़े नमक अदा कर दिया है। काश ये बात तुम मुझे पहले बता देती। घर की हालत देख रहे हैं मालिक, पहले यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती थीं। बड़ी मालकिन का रवैया भी हमसे बहुत अच्छा था। घर में रौनक रहती थी, और जब घर में रौनक रहती है तो नौकरों का दिल भी लगता है। मालिक, दीदार खाला यहाँ आती जाती रहती है और दोनों में बड़ी खुसर फुसर होती है। आप कभी सुन कर देखें तो आपको पता चले कि घर के दुश्मन घर में क्या क्या जाल फैला रहे हैं। शुक्रिया नीलम, तुम जाओ, हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मेहरबानी मालिक, हमारा दिल हल्का हो गया है क्योंकि हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, नीलम ने कहा, और उसके बाद पानी का जग और गिलास उठाकर बाहर निकल आई। पानी का जग और गिलास एक तरफ रखा, इधर उधर देखा और फिर फरखंदा के कमरे की जानिब बढ़ गई। फरखंदा मकबूल अहमद के लिबास वगैरह दुरुस्त कर रही थी। छुट्टी का दिन था, नाश्ता भी देर से किया गया था। मकबूल अहमद एहसान अहमद के कमरे में गए हुए थे। दरवाजे की सिमत देखा, लेकिन इस वक्त दरवाजे में जो शख्सियत दाखिल हुई, इसे देखकर फरखंदा चौंक पड़ी। वो तज़ीन थी जो मामूली से लिबास में थी, और ये लिबास शायद नीलम का था। फरखंदा ने फटी फटी निगाहों से तज़ीन को देखा और ताज्जुब से बोली, हमेशा चौंका देती हैं आप। आपका इस तरह आना मेरी समझ में नहीं आता। किसी को पता भी नहीं चलता कि कैसे अंदर आती है। इस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही क्या है फरखंदा, बस जब भी मेरा दिल चाहता है मैं आ जाती हूँ। तुमसे कहा था कि तुम आओ मेरे घर, तो तुम तो कोई जवाब ही नहीं देती। बस 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह आऊँगी, फरखंदा ने कहा, और तज़ीन ने पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। खैरियत, कोई ख़ास बात है? बहुत ख़ास बात है। एक काम करना है मुझे, तज़ीन बोली और एक कुर्सी पर जा बैठी। उसने एक मोबाइल फ़ोन निकाला और फरखंदा ने साफ पहचान लिया कि ये फ़ोन अजीज़ा बेगम का है। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, तज़ीन के मुंह से एक कराहती हुई सी आवाज़ निकली, दीदार बाजी से बात करा दे। कौन बोल रहा है? जो आवाज़ तज़ीन के मुंह से निकल रही थी, इसे शायद एहसान अहमद और मकबूल अहमद भी ना पहचान सकते कि वो अजीज़ा बेगम की आवाज़ नहीं है। वो मुंह फाड़े तज़ीन को देखने लगी। तज़ीन कह रही थी, दीदार बाजी बोल रही हैं? दीदार बाजी, मैं अजीज़ा। हाँ, आप क्यों ना पहचानती दीदार बाजी? मैं रात से बीमार हो गई हूँ। इस वक्त बड़ी शिद्दत से आपकी ज़रूरत महसूस कर रही हूँ। आप कुछ भी कर रही हो, कोई भी मसरूफ़ियत हो, आप फ़ौरन आ जाए मेरे पास। जी दीदार बाजी, जी, आपसे बड़ा हमदर्द मेरा और कौन हो सकता है। बाकी तो दुनिया ने आंखें फेर ली है। आ जाए दीदार बाजी, आ जाए, बड़ी ज़रूरत महसूस कर रही हूँ आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी देर में आ जाएंगी? चले ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे कमरे में आ जाइएगा सीधे।
हाँ, बस हल्का सा बुखार है, ज़्यादा बीमार नहीं हूँ, आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज़। फरखंदा पर बेहोशी सी तारी हो रही थी। जो आवाज़ तज़ीन के हलक से निकली थी 100% अजीज़ा बेगम की थी और फ़ोन भी इन्हीं का था। पता नहीं तज़ीन ये सब कुछ कैसे कर रही थी। तज़ीन ने मुस्कुराकर फरखंदा की तरफ देखा और बोली, सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अब ज़रा तमाशा देखो। वादा किया था ना मैंने कि तुमसे दीदार बेगम को थोड़ा सा डोज मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है आज मिल जाएगा। बस इसी के लिए भाग दौड़ की है। मगर तज़ीन, ये मोबाइल फ़ोन और आपके हलक से निकलने वाली आवाज़, यार मैं बहुत बहुत बड़ी ड्रामाबाज हूँ। अब रुकूंगी नहीं ज़्यादा देर तक, क्योंकि दोनों बाप बेटे घर में हैं। मकबूल अहमद तुम्हारे पास किसी भी वक्त आ जाएंगे। बाकी रिपोर्ट तुमसे लूँगी। ज़रा ये फ़ोन वापस अजीज़ा बेगम तक पहुँचा दो। मगर हाँ, उन्हीं का उड़ा कर लाई हूँ, तज़ीन ने कहा और आहिस्ता से हंस पड़ी। तज़ीन, बैठिए आप। कैसी अजीब बात है, मेरे लिए आप इतना कुछ कर रही है और मैं आपको ढंग से अटेंड भी नहीं कर सकती। यार सब कुछ बाद में देखेंगे, अभी तकल्लुफ़ मत करो, ठीक है? चलती हूँ। तुम्हारे शौहर ना मदार वापस आने वाले होंगे। इससे पहले मुझे गायब हो जाना चाहिए। बैठो, तुम यहीं बैठो। ज़रा भी इस बात का एहसास ना होने देना कि कोई तुम्हारे पास आया था, तज़ीन ने कहा। लेकिन इसके बाद जब वो फरखंदा के यहाँ को हैरान परेशान छोड़कर बाहर निकली तो इसकी शक्ल नीलम की शक्ल में तब्दील हो चुकी थी। कुछ देर बाद दीदार खाला अजीज़ा बेगम के पास पहुंच गई। अजीज़ा बेगम ने खुशदिली से उनका इस्तकबाल किया था। दीदार खाला इनकी राजदार थी। एहसान अहमद और मकबूल अहमद से तो ताल्लुकात थे ही नहीं। ज़्यादातर अकेली कमरे में पड़ी रहा करती थी। हालांकि आज छुट्टी का दिन था, लेकिन मामूलात में कोई तब्दीली नहीं थी। दीदार खाला अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों घर में है। आज आप सुनाइए, खैरियत है ना? हाँ, ये बात तो मुझे पता थी कि आज तो छुट्टी का दिन है, लेकिन तुमने बुलाया तो मुझसे रहा ना गया। मेरे यहाँ भी सब लोग घर में ही मौजूद है, पर मैंने कहा कि मेरी बहन ने मुझे बुलाया है। कोई ना कोई तो वजह ज़रूर होगी। बुलाया है? अजीज़ा बेगम ने ताज्जुब से कहा। हाँ, क्यों? ऐसे क्यों पूछ रही हो? फ़ोन किया था ना तुमने मुझे? मैंने? अजीज़ा बेगम ताज्जुब से बोली। लो, क्या कह रही हो? मैं तो इस वक्त सारे काम छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ कि तुमने बुलाया है, तो कोई ख़ास बात ही होगी। दीदार खाला ने हैरत से कहा। अजीज़ा बेगम ताज्जुब से उन्हें घूरने लगी। फिर बोली, नहीं दीदार बाजी, इस वक्त तो मैंने नहीं बुलाया, लेकिन आप आ गई है तो मेरे सर आँखों पर आपकी आमद से दिल को जो खुशी मिलती है और जो ढारस बन जाती है, बता नहीं सकती। चले छोड़े, मैंने बुलाया है या नहीं बुलाया, आप ये बताइए कि बाबर शाह क्या कर रहे हैं? मकबूल अहमद तो मुसलसल बीवी की गुलामी में लगा हुआ है। असल में शाहजी कुछ चिल्ले काट रहे हैं। कई काम सुपुर्द कर दिए हैं हमने उनके, वो कर रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा रुक जाओ तुम। देखना मकबूल अहमद इस बार फरखंदा को जूते मार मार कर घर से ना निकाल दे तो मेरा नाम ही बदल देना। एहसान अहमद भी ऐसे ही गुमसुम है। दीदार बाजी, मेरा तो खाना ही ख़राब हो गया। बस बाबर शाह से कहो कि जो मांगेंगे मैं मुँह मांगी रकम दूंगी उन्हें, इसका खाना ख़राब कर दे। मैंने कहा ना, इस बार जो होगा वो देखने दिखाने के काबिल होगा। इसी वक्त दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई तो अजीज़ा बेगम बुरी तरह उछल पड़ी। अरे ये क्या है? ये कौन है? दस्तक और ज़ोर से हुई तो अजीज़ा बेगम ने इधर उधर देखा। दीदार खाला को छुपाने के बारे में सोचा, लेकिन ये मुनासिब नहीं था। चुनांचा उठी और दरवाजे की जानिब बढ़ गई। दरवाज़ा खोला तो एहसान अहमद और मकबूल अहमद लाल भभूका बने दरवाजे पर खड़े हुए थे। एहसान अहमद ने अजीज़ा बेगम को पीछे सरकाया और अंदर दाखिल हो गए। बाप बेटे दीदार खाला को घूर रहे थे। आप हमारी रिश्तेदार हैं दीदार बाजी? बस इतना बता दीजिए कि हमारे घर को बर्बाद करने की ज़रूरत क्यों पेश आई आपको? कभी कोई रंजिश हुई हमसे? मेरा ख्याल है इलियास खान से हमेशा ही अच्छी सलाम दुआ रही है मेरी, और जब जहाँ भी मिले हमने अपना अजीज़ समझकर आपके साथ अच्छा ही सलूक किया। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि फरखंदा या हमने आपका क्या बिगाड़ा है? दीदार खाला तो सिट्टी बिट्टी गुम थी। एक लफ्ज़ भी मुँह से ना निकल सका।
कितनी उम्र है आपकी दीदार बाजी? कितने घर बर्बाद किए हैं आपने? आपको शर्म आनी चाहिए। मेरा दिल तो ये चाह रहा है कि पाँव से जूता उतारूं और इतने लगाओ आपके सर पर कि आपका दिमाग दुरुस्त हो जाए, लेकिन आपकी उम्र का ख्याल कर रहा हूँ। उठिए अपनी जगह से, एहसान अहमद ने कहा, लेकिन मकबूल अहमद ज़्यादा जज्बाती हो गया। उसने पीछे से दीदार खाला की कमीज़ का कॉलर पकड़ा और उन्हें खड़ा कर दिया। ए, मेरी बात सुनो, बस आप फ़ौरन घर से निकल जाओ। ये कहकर एहसान अहमद ने पाँव से जूता उतार लिया और दीदार खाला के होश उड़ गए। बस जूता उतारने का मकसद है कि आप पर 50 जूते बरसा दिए। निकलिए यहाँ से, और इसके बाद दोबारा आपको यहाँ देखा तो फिर मैं इलियास खान और आपके अहले ख़ानदान को भी देख लूँगा। चले, निकले यहाँ से। मकबूल अहमद ने ज़ोर से दीदार खाला को धक्का दिया और वो जाकर दरवाजे से टकराई और फिर दरवाज़ा खोलकर इस तरह बाहर भागी कि पलट कर ना देखा। नौकर उन्हें देख रहे थे। एक कमरे से फरकंदा भी इस सूरत हाल का जायज़ा ले रही थी। मकबूल अहमद ने आगे बढ़कर दीदार खाला को फिर एक धक्का दिया तो एहसान अहमद ने उसे रोका। नहीं मकबूल, बस इनके लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ, दोबारा अगर ये इस दरवाजे से अंदर कदम रखे तो चौकीदार को बता देना कि वो 2 थप्पड़ मारकर इन्हें घर से बाहर निकाल दे। दीदार खाला ऐसी भागी कि पलटकर वापस ना आई और फिर वो दरवाजे से बाहर निकल गई थी। अंदर अजीज़ा बेगम पर गशीतारी हो गई थी। यहाँ का मामला तो ख़त्म हुआ। दूसरी तरफ महापाल और बाबर शाह काफ़ी देर तक वहाँ बैठे न जाने क्या क्या जादू मंतर करते रहे। उसके बाद उन्होंने इन दायरों को अपने हाथों से मिटा दिया जो उन्होंने बनाए थे और फिर वहाँ से चल पड़े और वापस सज्जाद के क्वार्टर में आ गए। सज्जाद क्वार्टर के बाहर बेखबर गहरी नींद सो रहा था। दोनों अंदर दाखिल हो गए और एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। बाबर शाह महापाल की शक्ल देख रहा था और महापाल गहरी सोचों में डूबा हुआ था। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन बाबर शाह, मांस गंध नहीं है, मिट्टी से इंसान की खुशबू नहीं आई। इसकी सुंदरता, इसकी छब, इसका अंदाज ये बताता है कि ये मायामनी का दूसरा रूप है, पर मिट्टी ये नहीं बताती कि इसमें किसी इंसान की खुशबू रची हुई है। मैं ज़रा उलझन में पड़ गया हूँ महापाल। ये तो तुम्हें अंदाज़ा हो ही गया है कि वो कोई जीती जागती इंसान नहीं है। मैंने जो कुछ देखा है, जो तज्जिया मैंने किया है, उसका वो तुम्हें बता चुका हूँ। ड्राइवर सज्जाद इसके कई रूप देख चुका है। वो दरख्त पर बैठी हुई थी, उसके 2 पाँव नीचे दूर तक लटके हुए थे। फिर मैंने अपनी आंखों से उसे भागते हुए देखा और जब मैंने उसका पीछा किया तो वो गायब हो गई। इसका मतलब है कि वो कम से कम इंसान तो नहीं है। एक बार तुमने मुझे मायामनी के बारे में बताया था। मैंने इसे देखा तो मुझे लगा कि हो सकता है वो मायामनी हो। इसके पैरों के नीचे की मिट्टी को एक बार मैं भी अपने इल्म की कसौटी पर परख चुका हूँ। वो इंसान नहीं, बस इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ मिलाने का फैसला किया। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हर कीमत पर हमें इसे बस में करना है। एक तजुर्बा मैं और करना चाहता हूँ, लेकिन आज नहीं, कुछ तैयारियाँ करके कल ये तजुर्बा किया जाएगा। मैं आखिरी कोशिश करूँगा। मैं इस तजुर्बे के बारे में तुम्हें बता देता हूँ। वो जिस तरह भी इस घर में दाखिल हुई वो एक अलग बात है। क्यों दाखिल हुई ये भगवान ही जानता है, लेकिन अपने पति के साथ इसका क्या बर्ताव है इसका जायज़ा लेना चाहता हूँ। वो कैसे? इसके लिए हमें कोठी में दाखिल होना होगा और उसके कमरे में झांक कर ये देखना होगा कि वो पति के कितने करीब होती है। इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि असल में वो क्या है। अगर इसके और इसके पति के दरमियान पति पत्नी का संबंध हुआ तो फिर बात बिगड़ जाएगी, और अगर ना हुआ तो समझ लो कि वो मायामनी ही है। और इसके बाद मैं जो कुछ करूँगा उसमें मुझे 100% कामयाबी हासिल हो जाएगी, और यूँ होगा कि परसों रात वो खुद आकर बताएगी कि वो कौन है। और जब वो मेरे पास आकर मुझे अपने बारे में तफसील बताएगी तो फिर मैं इस पर सतिया जाल फेंक दूंगा, समझे? और सतिया जाल वो आखिरी गिरफ्त होती है जिससे निकलना बड़ी से बड़ी आत्मा के बस की बात नहीं होती। कल रात के लिए खुद को तैयार करो। हमें अंदर दाखिल होने के लिए ड्राइवर का सहारा लेना होगा, बल्कि अगर हो सके तो घर की मालकिन से इस बारे में बात करना होगी। दूसरे दिन जब मिर्ज़ा इख्तियार बेग और दानिश अपने
दफ्तर चले गए तो पूरी तरह इत्मीनान करने के बाद ताहिरा जहां टहलने के अंदाज में बाहर निकली और घूमती फिरती सज्जाद के क्वार्टर की जानिब चल पड़ी। इस वक्त महापाल और बाबर शाह ड्राइवर सज्जाद के मेहमानों की हैसियत से बाहर कुर्सियां डाले धूप में बैठे हुए थे। ताहिरा जहां इनके सामने पहुंच गई। शाहजी, बड़ी मोहब्बत है आपकी कि आप इतने बड़े इंसान होने के बावजूद हमारे घर आए हैं। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, और अगर हुई है तो इसके लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ। ताहिरा बेगम, मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें इस मुश्किल से निजात दिला दूँ, और फिक्र मत करो, हम कामयाब हो ही जाएंगे। आज मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। जी शाहजी, हुक्म करे, ताहिरा जहां ने अदब से कहा। रात को हम उसे सोते हुए देखेंगे, तुम्हारे बेटे के कमरे में झांकेंगे और हमें पता चल जाएगा कि सारा खेल क्या है। बस समझ लो, इसके बाद हम इसे तुम्हारे घर से निकाल देंगे। ठीक है शाहजी, मेरे लिए कोई हुक्म? बता तो रहे हैं, हमें वो दरवाजे खुले मिलने चाहिए जिनसे हम अंदर दाखिल हो सकें। मैं खुद अपने हाथों से बड़ा दरवाज़ा खोल दूंगी, उसके बाद आप अंदर आ जाइए, और अगर आप आने का वक्त बता दें तो मैं खुद भी जागती रहूंगी, चाहे सारी रात गुजर जाए। बिल्कुल नहीं ताहिरा जहां बेगम, बिल्कुल नहीं, किसी को आसपास नहीं होना चाहिए। आप आराम से अपने कमरे में सोइए, आपके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबर शाह ने जवाब दिया। जैसा आपका हुक्म शाहजी, जैसे आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, ताहिरा जहां ने कहा। ये रात बड़ी दिलचस्प थी। 12 बजे ही कोठी में हुक्का आलम तारी हो गया। मुलाजमाए और मुलाजिम अपने अपने क्वार्टरों में चले गए और दरवाजे बंद हो गए। लेकिन ताहिरा जहां को अपनी ड्यूटी याद थी, वो चुपचाप उठी और उन्होंने बड़ा दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलकर वापस आई और अपने कमरे में जा बैठी। इधर बाबर शाह और महापाल अपने काम के लिए तैयार थे। उन्होंने कुछ इंतजामात किए जो इनके जादू मंतर ही के सिलसिले में थे, और फिर चोरों की तरह दबे कदमों सज्जाद के क्वार्टर से निकलकर कोठी के सदर दरवाजे की जानिब चल पड़े। सज्जाद बदस्तूर बाहर चारपाई बिछाए गहरी नींद सो रहा था। दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बड़े दरवाजे के पास पहुंचे और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। लेकिन सारा जादू मंतर हर बार धरा रह जाता था। वो पुरस्रार आंखें अब भी इनका ताक़ुब कर रही थी, जो तज़ीन के सिवा किसी और की आंखें नहीं थी। तज़ीन का बाकी तमाम जिस्म तारीकी में छुपा हुआ था। इनके अंदर दाखिल होने से पहले तज़ीन अपने कमरे में पहुंची और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। अंदर नीला मध्यम बल्ब जल रहा था। थोड़े फासले पर दानिश मिसहरी पर सो रहा था। वो तज़ीन से अलग ही मिसहरी पर सोता था। तज़ीन ने इसका शाना झंझोड़ा और तो दानिश जाग गया। उसने चौंक कर तज़ीन को देखा और उसकी आंखों में अजीब सी कैफियत फैल गई। क्या है दानिश, जल्दी उठो, चोर घुस आए हैं, तज़ीन ने दानिश से कहा। और दानिश चौंक पड़ा। मजाक कर रही हो? नहीं दानिश, तुम यकीन करो, मैंने बाकायदा खुसर पुसर और कदमों की आहटें सुनी है। वो यकीनन हमारे कमरे की जानिब आ रहे हैं। दानिश चंद लम्हे बेयकीनी के अंदाज में तज़ीन को देखता रहा। फिर अचानक इसे यूँ लगा जैसे वाकई दरवाजे के बाहर कुछ आहटें हो रही हों। वो बिजली की सी तेज़ी से उठा और इस अलमारी के पास पहुँच गया जिसमें एक भरा हुआ पिस्तौल रखा था। उसने फुर्ती से पिस्तौल निकाला और अलमारी की आड़ में खड़ा हो गया। आहटें अब इनके कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई थी और फिर बड़ी आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला गया। दानिश नीले मध्यम बल्ब की रोशनी में बखूबी सब कुछ देख रहा था और इसकी आंखों में हैरत के नकूश थे। लंबे लंबे कदोकामत के दो सियाह पोश जिन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे, अंदर कमरे में दाखिल हो गए। इधर तज़ीन चादर ओढ़कर अपने बिस्तर पर करवट लेकर लेट गई। वो सूरत हाल का जायज़ा ले रही थी। दोनों सियाहपोश कुछ लम्हे दरवाजे के पास खड़े रहे, फिर इनकी निगाहें तज़ीन की जानिब उड़ गई। पता नहीं उन्होंने दानिश की खाली मिसहरी पर गौर क्यों नहीं किया था। चादर ओढ़े हुए तज़ीन के जिस्मानी नक़ूश वाज़ेह थे और साफ अंदाज़ा हो रहा था कि चादर के नीचे छुपी हुई शख्सियत किसी औरत की ही है। सियाहपोशों ने एक दूसरे की जानिब देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। कुछ ही लम्हों के बाद वो तज़ीन की मिसहरी के करीब थे। फिर उन्होंने तज़ीन की जानिब हाथ बढ़ाए ही थे कि दानिश ने अलमारी के बराबर स्विच बोर्ड के एक स्विच पर हाथ रखा और कमरे में तेज़ रोशनी फैल गई। सियाहपोश उछल पड़े। उन्होंने इधर उधर देखा तो दानिश की आवाज़ उभरी, खबरदार, एक कदम इधर उधर किया तो गोलियों से छलनी कर दूंगा, खबरदार।
लेकिन एक सियापोश दानिश की बात की परवाह किए बगैर दरवाजे की जानिब लपका तो दानिश ने ज़मीन पर फायर कर दिया। गोली सियापोश के पाँव के पास लगी और वो एकदम रुक गया। दानिश ने 2 गोलियां और चलाई। सियापोशों ने घबराकर दोनों हाथ ऊपर कर दिए। मारना नहीं, मारना नहीं, गोली मत मारना, एक सियापोश की आवाज़ उभरी। इसी दौरान तज़ीन भी चादर फेंक कर उठ खड़ी हुई थी और उन्हें देख रही थी। इसकी आंखों में तमस्खराना कैफियत थी और होठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट। 3 गोलियों की आवाज़ों ने रात के सन्नाटे में बुरी तरह हलचल मचा दी थी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग भी जाग उठे थे। ताहिरा जहां तो खैर पहले ही से जाग रही थी, इधर मुलाजिम उठ कर अंदर की जानिब भागे थे और उन्हें बड़ा दरवाज़ा खुला मिल गया था। महफूज, सज्जाद, चौकीदार और बाकी मुलाजिम भी सारे के सारे अंदर घुस आए थे। सज्जाद के फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। इधर दानिश और उन दोनों सियापोशों को रोक के हुए खड़ा था। मिर्ज़ा इख्तियार बेग ये समझे थे कि दानिश ने तज़ीन को हलाक कर दिया है, चुनांचा वो एकदम अंदर घुस आए थे। लेकिन अंदर का मंजर देखकर वो दंग रह गए थे। अंदर 2 नकाबपोश मौजूद थे और दानिश उन्हें पिस्तौल से रोके हुए खड़ा था। इधर सारे मुलाजिम दरवाजे के बाहर जमा थे। सबसे पहले चौकीदार और महफूज अंदर घुस आए। मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने गुस्सीले लहजे में कहा, कौन है ये दोनों? इनके चेहरों से कपड़े हटाओ। डाकू है पापा, किसी वारदात की नीयत से आए हैं, दानिश ने जवाब दिया। इधर महापाल और बाबर शाह बिल्कुल निहत्ते थे और देख चुके थे कि दानिश के हाथ में दबे हुए पिस्तौल में अभी कई गोलियां बाकी है। चुनांचा इनके अंदर सख्त नहीं थी कि कोई हरकत करते। महफूज ने आगे बढ़कर इनके चेहरों से कपड़ा हटा दिया और सबसे पहले आवाज़ सज्जाद के मुंह से निकली, ये आप। मिर्ज़ा इख्तियार बेग, दानिश और दूसरे लोगों ने भी पहचान लिया कि ये तो सज्जाद के मेहमान हैं। सज्जाद की बुरी हालत हो गई थी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने शदीद गुस्से के आलम में सज्जाद को देखा और बोले, तो तुमने वही कर दिखाया जिसकी खबरें आम तौर से अखबारात में छपती रहती है। खैर, बाद में बात करूँगा तुमसे। महफूज, मजबूत सी रस्सी लेकर आ जाओ, जल्दी करो। महापाल और बाबर शाह ने बेचैन निगाहों से इधर उधर देखा। गालिबन ताहिरा जहां का चेहरा तलाश कर रहे थे, लेकिन महापाल को कोई सही अंदाज़ा न हो या ना हो, बाबर शाह को यह अंदाज़ा बखूबी हो चुका था कि खेल बिगड़ गया है। ताहिरा जहां ने तो भरपूर कोशिश की थी कि इनका काम आसानी से हो जाए, लेकिन सूरत हाल इतनी बिगड़ गई थी। अब अपने अंदाजे की बिना पर बाबर शाह ने तज़ीन की तरफ देखा और तज़ीन के होठों पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट फैली देखकर उसे अंदाज़ा हो गया कि ये सारा किया धरा तज़ीन का ही है। गोया वो इन लोगों से मुकाबले के लिए तैयार थी और उसने अपना पहला वार कर दिया था। बाबर शाह इसे घूरने लगा और फिर गैर महसूस तरीके से मुस्कुरा दिया। इस वक्त तज़ीन इसकी आंखों में ही देख रही थी। बाबर शाह की इस मुस्कुराहट का मतलब था कि ठीक है लड़की, मैंने तेरा चैलेंज कबूल कर लिया है। पता नहीं इस वक्त महापाल और बाबर शाह इस सूरत हाल से निमटने के लिए कोई अमल कर सकते थे या नहीं, लेकिन जिस तरह वो बेबस खड़े थे और दानिश इन पर पिस्तौल ताने हुए था, इससे अंदाज़ा होता था कि अमलियात की दुनिया में वो कुछ भी हो, लेकिन पिस्तौल की गोलियों के सामने बेबस है। इतनी देर में महफूज रस्सी ले आया तो मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने कहा, इनके हाथ पीछे करके इस तरह कस दो कि इनके फरिश्ते भी ना खोल पाए। फिर वो सज्जाद से मुखातिब हुए, हाँ क्या कहते हो सज्जाद? अपने फूफा साहब को बांधने में महफूज की मदद करोगे या नहीं? सज्जाद एक दीवार से टिका हुआ पथराई हुई आंखों से सब कुछ देख रहा था। महफूज की मदद दूसरे 2 मुलाजिमों ने की और बाबर शाह और महापाल को बुरी तरह कस दिया गया। पापा, पुलिस को फ़ोन करूं? अभी नहीं, थोड़ी सी खातिर मदारात हम भी करेंगे इनके, और इस हरामखोर के हाथ भी बांध दो जिसने इन्हें डाका जनी के लिए दावत दी है और अपना फूफा बनाकर घर लाया है। सज्जाद ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बाबर शाह ने इसकी आंखों की तरफ देखा और सज्जाद को यूँ लगा जैसे इसकी ज़बान पर किसी ने ताला लगा दिया हो। वैसे भी इसकी हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि सारा नज़ला इसी पर गिर पड़ा था। ताहिरा जहां को तो सही सूरत हाल का पता नहीं चल सका था और वो खौफ के मारे अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ सकी थी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग की हिदायत इन लोगों ने धक्के दे कर एक ऐसे कमरे में
लाया गया जिसमें से भागने की कोई जगह नहीं थी सिवाय दरवाजे के। सज्जाद को अभी बाहर ही रखा गया था। दरवाज़ा बंद करने के बाद मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने चौकीदार की ड्यूटी लगाई कि वो दरवाजे पर पहरा दे और इन लोगों की तरफ से मोहतात रखें। कल दिन में इनका फैसला किया जाएगा। सज्जाद की बहुत बुरी हालत थी। इसे तज़ीन के कमरे से निकालकर बाहर लाया गया। तज़ीन अपने कमरे में ही रह गई थी, अलबत्ता दानिश साथ था। महफूज भी अजीब सी निगाहों से उसे देख रहा था। मिर्ज़ा इख्तियार बेग सज्जाद को एक कमरे में ले गए और फिर उसे घूरते हुए बोले, कौन है ये दोनों? तेरे फूफा है भी या नहीं? सज्जाद अब काफ़ी दहशतज़दा हो गया था। वो थर-थर काँपने लगा था। कितने अरसे से तुम हमारे यहाँ नौकरी करते हो सज्जाद? तुम्हारी हर ज़रूरत यहाँ से पूरी होती है। कितना एतमाद किया था हमने तुम पर इस एतमाद का ये सिला दिया तुमने। हमें क्या चाहते थे? जवाब दोगे? ये लोग पेशावर डाकू हैं या फिर वाकई तुम्हारे रिश्तेदार हैं जिन्हें तुमने डाका जनी के लिए मौका फराहम किया? हम इन तमाम सवालों का जवाब दो। हो सकता है मैं तुम्हें पुलिस के हवाले ना करूं, मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने कहा। सज्जाद की आंखें चढ़ गई। वो झूमने लगा और फिर औंधे मुंह ज़मीन पर गिर पड़ा। मिर्ज़ा इख्तियार बेग के होठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। वो तंज़िया लहजे में बोले, इस अदाकारी के अलावा तुम और कर भी क्या सकते हो, नमक हराम? ठीक है दानिश, इसे भी यहीं बंद कर दो। मैं इन हरामखोरों को अभी पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन सारी रात बर्बाद हो जाएगी। सुबह को देखेंगे। एक बात समझ में नहीं आ रही पापा, डाका जनी के लिए उन्होंने मेरे ही कमरे का इंतखाब क्यों किया? सब कुछ सुबह को मालूम हो जाएगा। खुदा का शुक्र है कि ये अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सके। आराम करो, मिर्ज़ा साहब ने कहा और मुलाजमों को मज़ीद हिदायत करके अपने कमरे की तरफ चल पड़े। ताहिरा जहां अपनी मिसहरी पर सिमटती थर-थर काँप रही थी। डरने की ज़रूरत नहीं, डाकू पकड़े गए हैं। इस नमक हराम सज्जाद ने डाका जनी की साजिश की थी और डाकुओं को अपना फूफा बनाकर लाया था। सुबह को इनकी हड्डियां तोड़वाऊंगा। ये सुनते ही ताहिरा जहां पर गशी तारी हो गई और वो भी बेहोश सी हो गई। इसके आगे क्या होगा, सज्जाद का क्या होगा और महापाल और बाबर शाह क्या अपने इरादों में कामयाब होंगे कि तज़ीन की हकीकत सबके सामने कभी वाज़ेह होगी? चलो ये सब जानते हैं आगे की किस्त में। फिर मिलते हैं। अल्लाह।